या बालकनी में जाएं तो जस्ट जो हवा आपके घर तक आ रही है वो प्रदूषण मुक्त हो, ताजी हो, स्वच्छ हो। तो क्या आप ये मानते हैं या ये समझते हैं कि अगर हमें साफ हवा चाहिए तो हमें जो हमारे ईंधन के वैकल्पिक स्रोत हैं उन पर फोकस करना होगा, उन पर ध्यान देना होगा? अमेरिका में हुई एक स्टडी की आपको हम आंकड़े बताते हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं वो दुनिया भर में 300 करोड़ टन का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और इस समय जब ये स्टडी हुई उसमें ये कहा गया है कि 100 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स हैं दुनिया भर में और इनकी संख्या 2050 तक बढ़कर 150 करोड़ 150 करोड़ होने वाली है, ऐसा अनुमान है। और ये जो संख्या बढ़ेगी उसके ज्यादा और चाइना में पैसेंजर व्हीकल भी बढ़ोतरी होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और एनर्जी सिक्योरिटी पर। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानपुर से, आईटी कानपुर से प्रोफेसर मुकेश शर्मा। बहुत स्वागत है प्रोफेसर मुकेश शर्मा हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो प्रोफेसर मुकेश शर्मा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और एनर्जी सिक्योरिटी पर। आप इस विषय पर काफी स्टडी करते रहे हैं, आपकी कई रिपोर्ट्स रही हैं। क्यों अब आप ऐसा मानते हैं कि हमें तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए कि हम वैकल्पिक ईंधन के जो स्रोत हैं उनकी ओर मुड़े, जो हमारी डिपेंडेंस इस समय ज्यादा है कंबंशन इंजन पर, उससे हमें अपनी जो निर्भरता है वो ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों पर बढ़ा देनी चाहिए? हाइड्रोजन फ्यूल पर हमें ध्यान देना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आप बात करते हैं उन पर हमें धीरे धीरे जाना चाहिए या हाइब्रिड व्हीकल्स पर जाना चाहिए? एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। हम ऐसे जंक्चर पर हैं कि हमको बहुत सारे डिसीजंस अभी लेने होंगे, क्योंकि पिछले आगे आने वाले 10 से 20 साल पर्यावरण से लेके एनर्जी सिक्योरिटी से लेके और कैसे दुनिया बदलेगी उस पर हमको विचार करके हमको हमारे डिसीजंस लेने होंगे। चूंकि इसमें दो इम्पोर्टेंट विषय हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो कि ग्लोबल वार्मिंग से कंसर्निंग गैस है, उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा जोर है कि उसको किसी भी तरीके से कम किया जाए। उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। दूसरा ये है कि जो लोकल लेवल पे या अर्बन लेवल पे जो पोल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसको भी हमको रोकना है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रोकना है। और तीसरा, अगर हम अपने देश के बारे में सोचें तो हमको एनर्जी सिक्योरिटी भी लानी है, क्योंकि अभी इस वक्त हम काफ़ी जो है हमारा 80% जो क्रूड का रिक्वायरमेंट है, ऑयल का रिक्वायरमेंट है, हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो ये स्थिति हमको धीरे धीरे चेंज करनी होगी और आगे आने वाले 10 से 20 साल में हमको काफ़ी बदलाव लाने होंगे इन तीन विषय के ऊपर। जी, इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे चर्चा करें, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं, किस तरह बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की काफ़ी कैटेगरीज हैं, तो उसमें जैसे ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो एक जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है वो है एक्स ईवी। एक्स का मतलब एक्स कई चीजों के फॉर्म में एक्स आ सकता है, एंड ईवी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सो जो प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं BEV, दैट इज बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जो अदर वैरायटी है उसको हम बोलते हैं HEV, which is a hybrid electrical vehicle, which is hybrid between electricity and the traditional fuel like diesel and petrol. थर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, या सिंपली बोले तो FCEV। सो जिससे कि हम हाइड्रोजन फ्यूल को हम यूज करते हैं, बट जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन से लेके इलेक्ट्रिसिटी टू द व्हीकल्स। तो इस प्रकार की ये आप समझिए कि तीन कैटेगरी जो मोटे रूप से है वो ये है। जी,
साथ ही क्या हमें अगर हमें हाइब्रिड व्हीकल्स की ओर मुड़ना है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर मुड़ना है, तो किस तरह की तैयारी की हमें ज़रूरत है और क्या टारगेट हम लेके चले 2030 या 2040 का अगर हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज तक हमारे पास जो हमारा ट्रांजिशन है वो हाइब्रिड व्हीकल्स में हो जाना चाहिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो जाना चाहिए, तो क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? नहीं है तो हमें क्या-क्या तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे चार्जिंग पॉइंट्स की बात हो या ऐसे व्हीकल्स अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो उनकी जो चार्जिंग है वो फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए। तो कौन-कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर सोचना होगा या तैयारी करनी होगी? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ये तो एक निश्चित है कि आने वाले टाइम में आगे 10 से 20 साल के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काफ़ी तेज़ी से मार्केट में आएंगे, काफ़ी तेज़ी से लोगों की उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए एक बहुत जो प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है जिसमें फ्यूल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है और विच हैव वेरी हाई एफिशिएंसी एक्चुअली, उनके लिए हमको काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको कई नियत स्थान पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स रखने होंगे। नहीं तो एक जो कस्टमर होता है उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कहाँ तक मेरी कार चलेगी या सडनली मेरी कार बंद तो नहीं हो जाएगी। और दूसरा ये है कि वो चार्जिंग पॉइंट्स बहुत सारी जगह होने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट जैसे आप देख रहे हैं आज जितने पेट्रोल पंप्स हैं, तो उसी अंदाज के अंदर धीरे धीरे हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा कि लोग वहाँ जा सकें और अपने व्हीकल को चार्ज कर सकें। सो दैट इज वन पार्ट। द सेकंड पार्ट जो आपने बताया कि जो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स हैं वो उसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, क्योंकि वो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं और पार्शियली ईंधन पे चलते हैं। तो उसके लिए सिंपली प्लग इन फैसिलिटी हो तो उसमें जो PHEV व्हीकल्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, और जो हाइब्रिड सिंपल हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उनके लिए भी बल्कि कोई इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता ही नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप जब वो गाड़ी चलती है तो उसको जनरेट करते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो एक तो लंबा समय लगेगा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम PHEV और जो ऑर्डिनरी हाइब्रिड व्हीकल्स उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। काफ़ी कंपनियां हिंदुस्तान में इन 2 टाइप के व्हीकल्स को बनाती है और उसकी काफ़ी उपयोगिता है। तो समरी में ये बोला जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए तैयारी करनी है बहुत तेजी से, और जो दूसरे जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनको प्रमोट करना है। तो ये हमको इलेक्ट्रिकल व्हीकल का हमको जो फायदा है, एडवांटेज है, लाभ है, वो प्राप्त। जी, हाइब्रिड व्हीकल को प्रमोट करना है। अगर हाइड्रोजन फ्यूल की बात आती है तो ये भी कई सवाल खड़े होते हैं कि उसके लिए क्या हमें टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है कि जिसमें कि हाइब्रिड व्हीकल्स में हाइड्रोजन फ्यूल की डिमांड को हम कैसे पूरा कर पाएंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक हमको बिल्कुल अगर फ्यूचर की तरफ देखना है और जो पूरा ट्रांसपोर्ट हमको इलेक्ट्रिसिटी पे लाना है, तो उसका एक जो साधन है खासतौर से बड़े ट्रक और बसेस या ट्रेलर्स के लिए हमको हाइड्रोजन फ्यूल को आगे आने वाले टाइम में यूज़ करना होगा। तो उसका एडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन एक अपने आप में बहुत क्लीन फ्यूल है, और जो उसके एनर्जी है जो किलो कैलोरीज या किलो जूल्स पर ग्राम के अंदर, वो सभी ईंधनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी डेवलप जरूर हुई है, और खासतौर से अमेरिका और जापान और उसमें उसको उपयोग भी कर रहे हैं, पर लेकिन ये अभी इस स्टेज पे नहीं आई है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ों को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सके। पर यह निश्चित है कि आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल एक अपने आप में एक पोल्यूशन रहित, कार्बन डाइऑक्साइड रहित और एक ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल रहेगा। पर लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी अभी हिंदुस्तान में इतनी डेवलप नहीं हुई है, और जो मेजर चैलेंज है जो हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करने का या हाइड्रोजन को, और जो एज आई एम कॉलिंग इट FCEV, उसमें सबसे बड़ी हाइड्रोजन के स्टोरेज की एक समस्या आती है, पर उसको भी काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया गया है। जी। तो इसमें शायद हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, उनकी जरूरत होगी अगर हमें जो हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी को अगर विकसित करना है, उस दिशा में सोचना होगा, रिसोर्स जनरेट करने होंगे और उस टेक्नोलॉजी पर लगातार काम करना होगा। अगर हमें अपने एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में हम सोच रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी आता है कि बैटरी जिस पर हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करी, तो उसमें जो लिथियम बैटरी लगती है, उसको लेके ये कहा जाता है कि चाइना
भी उसका सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है वो। और जो 2021 तक 73% तक उसका प्रोडक्शन वो कर लेगा पूरी दुनिया में। तो एक उसकी मोनोपोली है, एक बड़ा लिथियम बैटरी पर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चाइना पर डिपेंडेंस हो जाएगी। क्या वजह है कि चाइना इतना बड़ी स्केल पर लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन वहां होता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चाइना आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज बना रहा है, चाहे वो व्हीकल्स में यूज़ हो या और दूसरे जगह जहाँ की बैटरी की आवश्यकता हो, वो सबसे ज़्यादा आज बनाता है। उसका एक कारण तो यह है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, दूसरा कारण यह है कि जो लिथियम ओर है, जो उसके डिपॉजिट्स हैं, वो चाइना के पास में सबसे ज़्यादा हैं। तो चाइना उस चीज़ को अपने लेवल पे विकसित भी कर रहा है, वर्ल्ड के अंदर लीडर बन रहा है। पर लेकिन इस वजह से एक समस्या जरूर हो सकती है कि चाइना पे काफ़ी कंट्रीज़ का डिपेंडेंस हो जाएगा। इसलिए हमको लिथियम आयन बैटरी जो है उसका ऐसा अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा कि जिससे कि हम लिथियम आयरन बैटरी तो यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो टेक्नोलॉजी है लिथियम आयरन बैटरी के ऊपर, आयन बैटरी के ऊपर ही बेसिस है। तो हमको एक ऐसा प्रोसेस निकालना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, व्हेन वी नो द प्रॉब्लम्स, तो उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, हालांकि अभी जो करंट स्थिति है वो इतनी विकसित नहीं है टेक्नोलॉजी। जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें से लिथियम को अगर हम रिसाइकल कर सकें, उसको हम रीजनरेट कर सकें और स्पेशली लिथियम को इतना प्योरीफाई कर सकें कि हम उसको दोबारा यूज कर सकें, उसकी आवश्यकता है। जी, तो इस तकनीक की जरूरत होगी कि लिथियम बैटरी अगर एग्जॉस्ट हो जाती है या उसको रिसाइकल किया जा सके, इस तकनीक पर भी काम करना होगा ताकि हमारी डिपेंडेंस ना रहे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो हम लगातार हमको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा दूसरे देश पर, और उसका ऑल्टरनेटिव भी कहीं ज्यादा नहीं होगा क्योंकि चाइना ही जैसे कह रहे हैं कि 2021 तक 73% जो प्रोडक्शन होगा वही होगा। तो अब जो एनर्जी फोरकास्ट की बात आती है इंडिया के लिए, वो ऐसा कहा जाता है कि 2040 तक जो हमारी एनर्जी डिमांड है वो 3 गुना बढ़ जाएगी और जो इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट है वो 4.5 गुना बढ़ जाएगा। और एनर्जी इंपोर्ट, प्राइमरी एनर्जी इंपोर्ट है वो 36 से 55% बढ़ेगा 2040 तक, 31% 2012 में था उसके मुकाबले। तो जब जब एनर्जी डिमांड इतना बढ़ेगी और जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उसको देखते हुए किस तरह की हमें तैयारी की जरूरत होगी? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो जिस तरह से हम लोग जो व्हीकल्स और हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, एक स्टेज बोलते हैं कार प्राइड। हम लोग उस स्थिति में से निकल रहे हैं कि कार प्राइड में से every person wants to is aspirant about the car and why not actually, सबको अच्छा लगता है और सब लोग कोशिश करते हैं उनके पास में कार हो। तो हमारा जो कार का प्रोडक्शन है या कार का रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी सीरियसली बढ़ने वाला है। दूसरा, जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी बढ़ जाएगी। और इनफैक्ट थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू आता है क्योंकि आने वाले टाइम में लगभग जो हमारा 3.5 to 3.7% इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा by 2040. It means our जो import bills हैं that probably can go up to $125 billion actually. That's enormous this thing. तो आपने बोला कि इसके लिए क्या तैयारी करना है, तो उसके लिए कई अगर हम व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें हमको कई विषय हैं जिसके हम कर सकते हैं। एक तो हमको व्हीकल की टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि उसकी जो व्हीकल की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो। तो जैसे चूंकि एक तरफ हमारे व्हीकल बढ़ने वाले हैं, अगर हमने एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं करी तो हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। तो एफिशिएंसी को काफ़ी dramatically हमको improve करना पड़ेगा, which we call as IC engines, internal combustion engine. We have to very aggressively introduce electrical vehicles, and as I said, PHEV and general hybrid vehicles can really fill the gap by the time the electrical vehicles come. So that would reduce our demand for the crude and the fuel requirement for the vehicles.
The third thing that we can do is that battery electrical vehicles will also come slowly. So इन सब चीज़ को मिला के हम अपना जो रिक्वायरमेंट है फ्यूल का वो काफ़ी कम कर सकते हैं, और ये हमारा कमिटमेंट है CO2 रिडक्शन का उसको भी फुलफिल करेगा, और जो पोल्यूशन जो है अर्बन एरियाज में उसको भी कम करेगा। जी, तो इसमें कुछ बातें सामने आती हैं कि जो हमारी टू व्हीलर्स हैं वो ज्यादा चलते हैं दुनिया भर में, क्योंकि जिस तरह के व्हीकल किलोमीटर ट्रेवल डेटा है 2013 के, वो ये बताते हैं कि टोटल ऑफ 1634 मिलियन किलोमीटर पर ईयर, और उसमें से जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो टू व्हीलर्स का है 1019 बिलियन किलोमीटर पर ईयर। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले टू व्हीलर्स को ई व्हीकल्स में कन्वर्ट किया जाए, वहां ट्रांजिशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादा जो चल रहे हैं वो टू व्हीलर्स चल रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो प्राइमरी एस्टिमेट है, जो हम जिस चीज़ को बोलते हैं व्हीकल किलोमीटर ट्रैवल, कितने हमारे व्हीकल्स चलते हैं, डिस्टेंस कितनी कवर करते हैं, सब क्यूमुलेटिव सेंस के अंदर। So almost like our vehicles run, which VKT as we call it, is about 1.6 trillion kilometer per year in the country right now actually, और हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो, और इसमें से लगभग जो 1 trillion kilometer travel है, that's from the two wheelers. So you said, you really have said the very right thing actually, और therefore अगर हम focus करें कि भाई हम two wheelers के बारे में, because VKT भी ज़्यादा है, or compared to two wheelers are slightly more polluting in the sense that for the amount of weight or amount of passengers it carry. So I think the focus the primary focus should become on the electrification of two wheelers. And why it is simple and easy? Because technology is readily available in the country. Many manufacturers are making it. And the second thing is that उसके लिए जो charging points हैं या उसके लिए जो infrastructure है, which is very simple actually, which is not very complicated as for the four wheelers and the larger vehicles. And then I would even suggest that, well, public buildings हैं या आपके apartment buildings हैं, उनमें at least two wheelers के plug points लगाए जाएं और उसको किसी हद तक मैंडेटरी किया जाए, तो सभी लोगों के लिए, सभी कंज्यूमर्स के लिए बहुत आसानी होगी। सो यस, फर्स्ट प्रायोरिटी टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ टू व्हीलर्स। जी, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ टू व्हीलर्स, या ट्रांजिशन उनका हो हाइब्रिड व्हीकल्स में या ई व्हीकल्स में। इसमें एक जो अहम पहलू है वो ये है कि कौन से चैलेंजेस फेस करने होंगे जब हम व्हीकल सेक्टर में ट्रांजिशन करेंगे। तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है कि रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल यूज एंड इंपोर्ट अलोंग विद इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। हमें फॉसिल फ्यूल पर अपना जो डिपेंडेंस है वो कम करनी होगी। और एक जो मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप की बात आती है कि हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है 49% टू द मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को। अब चैलेंज इज टू रिटेन ऑटो सेक्टर कॉम्पिटिटिवनेस, इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स। ऑटो सेक्टर्स में जो है वो एक बहुत बड़ा उसका मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें वहाँ किस तरह की कोशिशें करनी होगी, किस तरह की पहल करनी होगी कि उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बरकरार रखा जाए। और एनवायरनमेंट की बात आती है तो एमिशंस किस तरह कम किए जाएं, स्पेशली सिटीज में जो हम देखते हैं कि कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा हैं। Again, I would say it's very pertinent point actually. The reason is that first of all, as you said, that it's a major contribution, almost like about 50% of manufacturing to GDP comes from the vehicles and auto sector actually. That's a very significant this thing, and it impacts employment, it impacts ordinary citizen in many sense, many businessmen, many traders, everyone is involved. So इसका कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो हमको हर हालत में मेंटेन करनी पड़ेगी। हाउ टू डू इट? यू हैव टू रियली प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास व्हीकल्स एक्चुअली। इफ दैट इज नॉट देयर, देन people will import it, or people will say, well, so therefore the world class vehicle, first thing is the safety of the vehicle. I mean that everyone wants the vehicle should be absolutely safe in driving
एंड यू नो अगर सेफ्टी का इशू है, जब इंटरनेशनल नॉर्म्स है सेफ्टी के, दैट व्हीकल मस्ट मीट दोज नॉर्म्स एक्चुअली. The second thing is that economy, the fuel economy has to be just top class actually. You know? Otherwise, you know, like other vehicles would fuel economy nahi hone se there is more pollution, more problems. The second point, fuel economy. Third point, we have to improve our road infrastructure actually. You know, you may have a great vehicle, but the roads are not good. There is a tendency ki nahi, what is the need for the vehicle and things like that. So these are the 3 points in my opinion which will make the vehicle very competitive. World class vehicles actually, and in all segments, all classes. You know, not that we just make it for some very rich people, or we just make it for some middle class. So for all classes we have to cater with the world class thing, made in India, and not only Indian company. Even if foreign investment wants to come in this particular area, we should bring in, and the competitiveness comes from our capacity to export the cars. We are behind many countries in number of cars that we produce, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, China is way ahead. तो हम लोगों को काफी उसके लिए मेहनत करनी होगी, और टॉप क्लास क्वालिटी and reduced cost. These are the things to make it very competitive. जी, तो कई तरह की कोशिशें करनी होगी, कई तरह की पहल करनी होगी. इस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि जो कार्स पर जो जीएसटी लगता है वो उनकी लंबाई पर और उनके इंजन के साइज के हिसाब से लगता है. आपसे इस विषय पर भी चर्चा होती है कि जो अब हमें जीएसटी के विषय में अगर हम सोचें कारों को लेकर, तो फ्यूल एफिशिएंसी या कौन से एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार्स हैं, उस हिसाब से हमें जीएसटी या अपनी टैक्सेशन को लाना चाहिए. ये एक अच्छा विषय है. आज हम जीएसटी है या टैक्सेशन सिस्टम है, which you rightly said depends on the size or length of the car or the size of the engine. Well, that is could be one of the bases, and this is the basis. But I think we also need to bring in the fuel efficiency in the car and the carbon intensity in the car or vehicles per horsepower it produces. So that also is very important. Energy efficiency. So that, you see, when that such incentives are sort of are available, so as we said, it adds to the competitiveness of the competitiveness of this particular sector. The manufacturers become, you know, more smarter. They want to produce such a car which is sort of will attract more clientele. And you know, and in the process, pollution also will reduce, carbon dioxide will reduce, and will become competitive in the world. So GST possibly with all inputs and with, you know, there are many stakeholders on the whole issue. If they are there, and a proper or very optimal and very rightful decision in this regard can be taken. जी, इसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, या कौन-कौन से ऐसे ऑल्टरनेट फ्यूल हो सकते हैं जिसको गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी में एनकरेज करना चाहिए, जो कि एक वैकल्पिक स्रोत हो ईंधन का, और जो जिनसे प्रदूषण भी कम हो और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो. Yes, although this one thing is very important thing is, well, if you can do more CNG, that's better. CNG एक अच्छा फ्यूल का सूत्र है, लेकिन उसके साथ में हमको, as we said that, and our projections are, हम will continue to use lot of crude and lot of fossil fuel in our vehicles. IC engine they're going to be there for quite some time. You know, they are not sort of disappearing in very near future. तो उसके लिए हमको ये जरूरी है कि, and the government is doing it also. Many institutions, जो petroleum companies हैं और जो refineries हैं, so they ethanol blending is very common thing now. Ethanol blending is there, and ethanol is a more of biofuel or sort of is a renewable in that sense actually. And similarly, in the diesel side, we have the biodiesel, where, you know, you can produce the from Jatropha and other plants actually. You can produce the oil and, you know, go through some technical processes using, you know, the many things with some alcohol in there, and the NaOH and some emulsification, and then many processes that go, and then we can produce a thing which is of higher quality and equivalent quality of the डीजल. तो उसको हम ब्लेंड कर सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि देश में हो रही है, और उसको होना भी चाहिए. लेकिन साथ में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो फ्यूल की क्वालिटी है, दैट शुड नॉट इम्पैक्ट इन एनी सेंस
the performance of the vehicle, because performance of the vehicle is ultimate. So I think ethanol and biodiesel have been proven very useful. So ये 3 points हैं. And as I said in the beginning, hydrogen is a fuel for future actually, especially for the large vehicles. So we have to invest, we have to do a lot of R&D. In my opinion, the big companies should come forward in the country, and they should work right now for the hydrogen as a fuel actually. जी, तो हाइड्रोजन फ्यूल पर काम होना चाहिए। इस चर्चा से जो आपका निकल कर आया कि हमारी जो सरकार है, प्रशासन है, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम एज अ ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन फ्यूल पर फोकस करें, उसको उसकी टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर ध्यान दें ऑयल सब्स्टिट्यूशन के लिए। साथ ही कॉस्ट डिफरेंस की अगर बात करें या मेंटेनेंस की बात करें, तो जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या फिर जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इन सब पर जब हम बात कर रहे हैं तो कॉस्ट डिफरेंस या मेंटेनेंस को लेके भी लोगों के दिमाग में ये सवाल होंगे कि अगर हम इन्हें अपनाएं तो क्या किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या ये वैल्यू फॉर मनी होंगे या नहीं। Again, I would say, very significant point. The reason is that right now we all know battery electrical vehicles are better. They have proven themselves. They are being used in Europe very extensively, especially in Norway and North Europe. Even in America, it's getting popular. But right now, the cost of pure electrical vehicles, as we call them, BEV, that's very high actually. Almost it could be about twice the cost of what it is actually. So cost can be very impediment इसकी growth के लिए भी right now. So या तो इसको apart from the infrastructure that we discussed, so उसकी cost बहुत ज़्यादा होती है, और cost का one of the reasons is the battery. Right now the cost of the battery is very significant actually. So BEV थोड़ा लोगों को उसको खरीदने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो इंडियन मार्केट है, and in fact any market for that matter, they look at the cost of the vehicles, cost of the car. So in my opinion, but I'm sure with respect to time, with respect to coming years, in 10 years, the car cost of the battery electrical vehicles will come down significantly. The charging facilities will come. Charging can be done very quickly. Otherwise, it takes quite a bit of time charging right now. So ये एक थोड़ा impediment इस वक्त है, but that will be sort of with time that will be over. So therefore, I mean, it might be a good idea as the battery electrical vehicles are sort of making inroads. We also focus on plug-in hybrid vehicles, because which are readily available right now, the technology, and quite efficient compared to IC engines. जी, और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है भारत स्टैंडर्ड 6 की हम जब बात कर रहे हैं, तो एक तरह से हम यूरोप और यूएस के स्टैंडर्ड्स के बराबर आ गए हैं। तो जिस दिशा में हमारा फोकस जा रहा है, साथ ही साथ इतना ही हमें जोर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर देना चाहिए, हाइब्रिड व्हीकल्स पर देना चाहिए, हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी पर देना चाहिए। ये एक बहुत एक डिसीजन लिया गया कि हम BS6 Euro 6 के ले जाएंगे। तो let me first of all share with all your listeners and those who are watching or those who will watch. India is the first country in the world which has leapfrog from Euro 4 to Euro 6. So it's a huge decision which has been taken. India is the only country actually, and probably will remain only country, but done such a fantastic thing, going from Euro 4 to Euro 6, jumping Euro 5 actually, or BS Bharat Stage 5 actually. So that is something remarkable. Our refineries have done tremendous job actually, because I come from this little bit from this field, understand few things. So let's really appreciate something which has happened remarkably at the fast rate in the country. Second thing, apart from the refining capacity, we have improved. We have gone for Euro 6 kind of fuel, which is hugely expensive and high quality, world class. And at the same time, the vehicle manufacturers, they have, within short time, they have changed the technology, assembly lines to make the vehicles for the which is sort of comply with the Euro 6.
So that's a remarkable thing that has happened. And you had some other question that probably drifted slightly. But what was the other question you had? यही मेरा सवाल था कि क्या हमें उतना ही फोकस जितना हमने BS6 पर किया उतना ही फोकस हमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स पर या हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर करना चाहिए? जी, ऐसा है कि हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है। तो ये जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, उसको चाहे वो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स हो, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो उस समय को देखते हुए जो हमने इन्वेस्टमेंट BS6 में किया है, उसका हमको बहुत एडवांटेज है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होगा, पर ये एकदम बहुत तेजी से नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमको एक कॉम्बिनेशन चाहिए कि हमको आईसी इंजन्स भी रखने हैं, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी रखने हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स भी रखने हैं, एंड बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी रखने हैं. And slowly, as the technology will progress, things will become for the electrical vehicles. So we'll slowly move out from IC engine and come to the other this thing. So right now, in next 15 to 20 years, there'll be a nice blend of many vehicle technology that you will see in the market actually. So humko from the pollution point of view, as long IC engine is there, we have to have BS6. जी, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि क्या हमें ये देखना होगा कि हमें जो घर में जो हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं व्हीकल्स उनमें हमें जल्दी लाना होगा ट्रांजिशन ये, या कोई डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं या फिर जो ट्रक होते हैं या बसेस होती हैं उनमें ग्रेजुअली धीरे धीरे लाना होगा, या उनमें हम अकोमोडेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लेकिन हाइब्रिड व्हीकल में हमें पहले पैसेंजर व्हीकल्स को लाना होगा? इलेक्ट्रिक बस चाहे बैटरी साइज की बात होती है तो बड़े ट्रक्स में क्या हाइड्रोजन फ्यूल को ज्यादा प्रेफरेंस देनी होगी क्योंकि वहां सामान लोड किया जाएगा, या डिलीवरी व्हीकल्स अलग होते हैं, फिर 4 व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, तो कौन सा फ्यूल किस सेगमेंट में ज्यादा एफिशिएंट रहेगा? करेक्ट। पहले शुरू करते हैं 2 व्हीलर से। एज आई सेड 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स technology available hai, charging facilities can be made very easily, so that is first part. 2 wheelers electrical vehicles. Once we come to the 4 wheelers, a sort of blend of IC engines, because they are not going to disappear, IC engine with the Euro 6 or BS6, and then the blend of plug-in hybrid vehicles, and then hybrid vehicles, and then slowly moving but surely moving towards the electrical vehicles. But jahan tak buses का सवाल है, buses also are technologies available that also can slowly move to the electrical buses actually, क्योंकि उसमें buses के अंदर जो mass होता है या weight होता है, that's not too much to carry. But once it comes to the trucks actually or the transport vehicles, और जो बड़े-बड़े truck होते हैं, जो बड़े-बड़े trailers होते हैं, which are also very lifeline of our economy and transport of the man and material actually, or that is one of the prime mover for the economy. So उस ट्रक्स के लिए जो मैं समझता हूँ वो बैटरी रिलेटेड ट्रक्स होना थोड़ा इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो बैटरी की साइज होगी that will be enormously large actually, और उसका अपना वेट इतना होगा कि that probably will have to compromise with the mass of the material that we can carry, which is not very good idea actually. So for the large trucks, I would, and even for the buses for the long distance, we will have to think in terms of the fuel cell electrical vehicles based on the hydrogen actually. And in my opinion, and probably slowly start coming into the market, 5 to 10 years, we'll see this major change happening and a major investment happening in this one. जी, तो इंडिया को लेके जिस तरह के फोरकास्ट की हमने शुरुआत में भी बात की कि जो हमारी ईंधन की जरूरत है वो लगातार बढ़ेगी, कई गुना बढ़ेगी, बहुत बड़ा मार्केट होगा, चाहे ऑयल इंपोर्ट की बात करें, लेकिन हमारा डिपेंडेंस ज्यादा अभी कोल पर है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें उसमें भी हमारी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। इंडिया में जो ग्रोथ है वो काफी ऊपर जाएगी, इसको लेकर डिमांड काफी बड़ी होगी। तो जब हम सारी स्थितियां जानते हैं तो आपके कंक्लूडिंग कमेंट जिस सवाल से हमने, जिस विषय से हमने शुरू किया था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स
एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपके क्या कंक्लूडिंग कमेंट होंगे भारत के सिनेरियो को देखते हुए कि जब हमारी एनर्जी डिमांड इतनी बढ़ने वाली है, और जिस तरह आपने कहा कि हमारे जितनी ये भी चर्चा हो रही है कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उससे उसकी ये दुनिया भर की आंकड़े हैं कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उसके प्रोपोर्शन में व्हीकल्स का जो परसेंटेज है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। जी, the statistics very interesting है इस विषय में. Whereas the world's population is growing at the rate of 1.05% actually, but the growth of vehicles is happening at the almost up to 1.7% per year actually. So look at the difference. Fewer people, growth, but vehicles is almost nearly about 2 times the growth of population, which is very significant, and is going to change the scenario in terms of the vehicles on the road, or not only in India, the worldwide. And what's going to happen? Most of the European countries are stabilizing in terms of vehicles, in terms of population. But while we are going with the population, as I said, we are in a zone of car pride. So जो ज़्यादातर गाड़ियाँ और vehicles जो आएंगे सड़कों पे, वो हमारे देश में ज़्यादा आएंगे, मतलब दैट इज पॉइंट नंबर 1. So अगर व्हीकल्स ज़्यादा होंगे तो फ्यूल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, हमको डिपेंडेंसी बाहर के लिए करनी पड़ेगी. तो इन माई कंक्लूडिंग रिमार्क, वी हैव टू सी दैट वेल वी आर गोइंग टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कार्स एंड the transport sector. So what we have to do so that we are not so hugely dependent in terms of the energy security. First thing, well, we will probably require more energy because of the increase or fleet expansion is going to happen tremendously. Then the major thing we have to have the fuel economy improvement. I mean, that's where we have to focus, and that would happen because of the electrical vehicles, but that will take some time. तो उसके पीछे पहले हम hybrid electrical vehicles है, उनका introduction है, और plug-in hybrid electrical vehicles है, and then the blend of electrical vehicles, and then finally we also need to have what we call in technical terms is very intelligent mobility, and then make the people feel that you can travel in a group, you can travel, you can use the public transport, makes the public transport of such high quality and such a comfortable and convenient thing that people will not use their personal vehicles. So in that sense, ये सब चीज मिला के our expectation is that we can almost reduce about 35 to 40% of the fuel requirement by 2040. But these things are estimates, but certainly this is the way to go. So briefly, more vehicles, more energy, but then fuel economy, introduction of electrical vehicles of all kinds, intelligent mobility, better public transport system, that would reduce our dependence on the external energy source, especially the crude oil. जी, तो फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंस कम करने के लिए हमें एनर्जी के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देना होगा, ईंधन के जो वैकल्पिक स्रोत है, ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है, उन पर ध्यान देना होगा, जिनमें फ्यूल एफिशिएंसी भी हो, एनर्जी एफिशिएंसी भी हो, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी जो बेहतर हो. तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुकेश शर्मा, IIT कानपुर से आप हमारे साथ जुड़े और इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए. बहुत बहुत शुक्रिया. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इस चर्चा से काफी जानकारी मिली होगी और वो ये समझेंगे कि क्यों पर्यावरण पर अगर हमें ध्यान देना है, हमें स्वच्छ साफ हवा चाहिए, तो हमें जो ईंधन के वैकल्पिक स्रोत हैं उनको एक एक्सेप्टेंस भी आनी चाहिए आम लोगों में से लेकर कि हमें इस और मुड़ना है और क्यों मुड़ना है, क्या वजह है इसके पीछे. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. जी, थैंक यू वेरी मच. आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस. थैंक यू.